ब्लॉक इसमें रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर। नेट फोर्स रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी है नहीं, यहाँ पर टेंशन ऊपर mg नीचे, और ये जो टेंशन वो किस में जनरेट हो रहा है, स्प्रिंग में। इसमें जो टेंशन है स्प्रिंग में वो T जनरेट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है स्टार्टिंग में जब ब्लॉक से नहीं जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर था, स्टार्टिंग में ये नेचुरल लेंथ पर रहा होगा जब ब्लॉक उससे कनेक्ट नहीं रहा होगा, और जैसे ब्लॉक को इससे कनेक्ट कराए होंगे वो ब्लॉक जो है अपने वेट के वजह से, अपने mg के वजह से इस स्प्रिंग के अंदर इलॉन्गेशन लाया होगा, और वो ब्लॉक जैसे इससे अटैच हुआ वो इस स्प्रिंग को इलॉन्गेट करके कहीं यहाँ पर लेते आया। क्लियर? तो जैसे स्प्रिंग यहाँ पर आ गया, इससे अटैच अभी भी है, तो ये इलॉन्गेशन में आ गया। कितना इलॉन्गेशन में आया वही पूछ रहा है, फाइंड इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, यही पूछ रहा है। मान लेते हैं वो है x इलॉन्गेशन हुआ स्प्रिंग में, तो फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और इलॉन्गेशन के टर्म में, F = -kx। माइनस से सिर्फ हम डायरेक्शन के बारे में पता करते हैं, इसलिए माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, वो तो हम डायरेक्शन दिखा ही चुके हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर ना? जैसे इसका स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है इसलिए फोर्स ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर T है, तो T = क्या हो जाएगा mg, और T = mg, और T = क्या है यहाँ पर kx, तो kx = mg, यहाँ से x = mg/k, यही आंसर है। क्लियर ना? नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग possible when block is placed at rough surface, as shown in figure. As shown in figure.
आ गया होगा, आ गया आंसर ना। देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं इधर, देखिए जब ये स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पर रहा होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर रहा होगा, तो ब्लॉक भी यहीं पर रहा होगा, उससे स्प्रिंग अटैच था। अब जैसे ही ब्लॉक को आगे की तरफ मतलब कंप्रेस करते हैं तो होगा क्या, जैसे नेचुरल लेंथ पर अभी है, अब स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, ब्लॉक को इधर की तरफ। इसका मतलब कि अगर यहाँ का एफबीडी बनाएं, यहाँ का अगर ये नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस कंप्रेस हुआ है तो स्प्रिंग के वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F = kx। कंप्रेस हुआ है इसलिए इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, जो बाहरी ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा ना, स्प्रिंग जो है किसकी तरह काम करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। तो बाहरी फोर्स ब्लॉक को आगे चलाना चाह रहा है इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसके अपोजिट लग करके उसको अपोज करेगा, रोकना चाहेगा। इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ। क्लियर। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेस किए होंगे तो थोड़ा सा x आया होगा, इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ भी रेस्ट में है, थोड़ा आगे डिस्प्लेस कर देंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस करेंगे तो x का कुछ वैल्यू आ जाएगा, ये पहले से दिया हुआ है, तो ये पूरा वैल्यू जो है ये रेस्ट में तो रहेगा ही। क्यों रहेगा रेस्ट में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रोकने का प्रयास करता है रिलेटिव मोशन को। तो रिलेटिव मोशन आगे होने वाला था, उसको रोकने का प्रयास करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लग गया। तो यहाँ पर जो भी रेस्ट में है तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा फ्रिक्शन फोर्स = kx। फ्रिक्शन फोर्स kx को बैलेंस कर लेगा स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यू तो फिक्स है, ये तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे ये वैल्यू बढ़ेगा, और जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हमें पता है कि ये तो चाहे जितना भी कंप्रेस करें ये बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा ये वैल्यू दे ही नहीं पाएगा। वो कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर ना। तो जब ये मैक्सिमम स्टैटिक, कब एक x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऐसा वैल्यू x का आएगा जिस x के वैल्यू पर ये अपना फ्रिक्शन बढ़ाते बढ़ाते F मैक्स तक चला जाएगा। और जब ये F मैक्स तक चला जाएगा उसके बाद अगर x का वैल्यू बढ़ा तो ये तो बढ़ पाएगा नहीं, क्योंकि ये तो F मैक्स तक ही बढ़ सकता है, लेकिन ये जैसे उसके बाद भी बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा और फ्रिक्शन का वैल्यू कम। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा तो इधर की तरफ चला देगा। क्लियर ना। मैकेनिज़्म यही था, एनालिसिस यही था सॉल्यूशन का। बाकी सॉल्यूशन तो अगर निकालना होगा तो फॉर मैक्सिमम x के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। x मैक्सिमम के लिए ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वो क्या होता है, F मैक्स। फार्मूला क्या होता है, μs × n। μs के वैल्यू म्यू दिया है, n का वैल्यू क्या होगा, ये वर्टिकल डायग्राम FBD बना लेंगे, n और mg, तो μmg हो जाएगा F मैक्स का वैल्यू। अब ये F मैक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, μmg = kx। यहाँ से x = μmg डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, k। हमें मेन मैकेनिज़्म समझाना था कि हो क्या रहा है। देखिए एक बार और बता दे रहा है, जो बच्चे अभी नहीं समझ पाए हैं। डायग्राम बनाइए, सरफेस दिमाग में डायग्राम बनाइए। सरफेस वॉल है, ये सरफेस है,
ये स्प्रिंग है, यहाँ ब्लॉक रखा है, मतलब डायग्राम पिक्चर बना होना चाहिए कॉपी, मतलब दिमाग में, क्लियर ना, प्रैक्टिकल। तो सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये वॉल है, स्प्रिंग ये है। जैसे ही ब्लॉक को थोड़ा सा इधर खिसकाया तो तुरंत ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होगा तो ये स्प्रिंग जो है इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब इधर स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो फोर्स इधर लगाएगा, और जब इधर फोर्स लगेगा तो तुरंत उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा उसको रोकने के लिए। फिर और स्प्रिंग को कंप्रेस किया, वॉल की तरफ और ले गया तो स्प्रिंग और कंप्रेस हो गया, तो इसको फोर्स और ज़्यादा देगा। अब फोर्स स्प्रिंग और ज़्यादा देगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में और ज़्यादा देगा। लेकिन हमें पता है कि कंप्रेस करते करते नेचुरल लेंथ से एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। नेचुरल लेंथ अभी यहाँ पर था, जैसे जैसे कंप्रेस करते जाएंगे तो नेचुरल लेंथ से जो एक्स होता है वो बढ़ता जा रहा है, तो मतलब के एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो इधर का फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम एक लिमिट होता है, एफ मैक्स। जैसे ही एफ मैक्स इधर लगा देगा, नहीं किधर लगाएगा, इधर लगा देगा, तो वही उसका मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर और डिस्प्लेस जहाँ किए तो तुरंत वो फोर्स और धक्का देके आगे बढ़ा देगा। क्लियर ना? ये एनालिसिस था सॉल्यूशन का। बाकी सॉल्यूशन का आंसर ये है। हम मैक्सिमम कंप्रेशन जब कंप्रेशन और करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अब उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने एफ मैक्स तक जा चुका है, तो फिर उसको एक्सेलरेट करा देगा, नेट फोर्स आ जाएगा। स्प्रिंग इलॉन्गेशन बताना है इसमें, और फ्रिक्शन नहीं दिया है मतलब स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं दिया है मतलब स्मूथ है।
अगर कन्फ्यूजन हो तो लिख सकते हैं सरफेस इज स्मूथ। आ गया? क्या हुआ? आंसर आया कि नहीं? अरे भाई इसमें कौन सा मतलब सिंपल सूडो फोर्स लगाना है, आ जाएगा वहाँ से। ऑब्जर्वर को बैठाइए उसी में, वैन में। यहाँ बैठाएंगे जो चलाएगा, बोल रहा है ना, यहाँ टेबल पे नहीं बैठे, यहाँ पर सीधे नीचे बैठाएंगे। मजाक नहीं, मजाक क्वेश्चन में करना चाहिए ना। देखा जाए, देखिए इधर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर किस में बैठाते हैं, क्लियर? तो जैसे ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठेगा, सूडो फोर्स अपोजिट लग जाएगा, MA। कैसे MA इधर लगेगा, सूडो फोर्स इधर क्यों लगेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट, मतलब एक्सेलरेशन इधर दिया हुआ है, इसलिए अपोजिट में सूडो फोर्स लग जाएगा, MA। स्प्रिंग फोर्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये SHM में भी आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे जो भी हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे रॉड होता, रॉड मतलब किस मेटेलिक होता है ये, इसको हम ऐसे खींचते ऐसे, तो ये इलोंगेट होता, इतना कम इलोंगेट होता है कि पता नहीं चलता। जैसे किसी भी रॉड को, यहाँ तक कि मार्कर को ही अगर हम ऐसे खींच रहे हैं तो इसका लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना कम लेंथ बढ़ रहा है कि वो हम लोग के काउंटिंग में नहीं आ पा रहा है। तो अगर वो मेटेलिक रॉड होगा तो उसको भी खींचेंगे तो उसका लेंथ जो बढ़ता है, तो वहाँ पर भी जो फोर्स लगता है वो F=kx को ही फॉलो करता है। इसका ये इम्पोर्टेंस है। जितने भी अगर ये मार्कर है तो ये एटम से मिलके बना होगा, क्लियर? अच्छा, एटम से मिलके बना होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा तो पक्का इसका जो एटम होगा वाइब्रेट करता होगा। वो जो वाइब्रेट करता है उसका भी लगभग हम लोग F=kx के ही फोर्स मान करके हम लोग स्टडी करते हैं। स्प्रिंग इतना इम्पोर्टेंट है, क्लियर ना? तो इसको देखते हैं यहाँ पर, इसलिए हम हर क्वेश्चन में एनालिसिस भी करवा रहे हैं कि हो क्या रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। जैसे अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, अभी स्टार्टिंग में ये नेचुरल लेंथ पर था, मतलब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं था। अच्छा, इलोंगेशन नहीं होगा तो इसके अंदर टेंशन भी नहीं आएगा। टेंशन कब आता है? स्प्रिंग के अंदर टेंशन तभी आएगा जब या तो वो स्प्रिंग कंप्रेस हो या तो इलोंगेट हो। अगर ये अपने नेचुरल लेंथ पर है तो यहाँ पर जो kx का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा और MA जो है नेट फोर्स लग गया। और नेट फोर्स अगर किसी ब्लॉक पर लगता है तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा जिधर नेट फोर्स लग रहा है। जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा वैसे इसके अंदर इलोंगेशन आएगा, क्योंकि स्प्रिंग भी तो इसी से लगा हुआ है ना, स्प्रिंग इसी से लगा हुआ है।
तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर इलॉन्गेशन आएगा, इलॉन्गेशन आते ही टेंशन आएगा, और वो टेंशन किधर की तरफ लगाएगा, इधर डायरेक्शन में। और वो टेंशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो टेंशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी और आगे आकर के इसका डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा kx और जो ma है, ऐसा हो सकता है, हो क्या सकता है, वो होगा क्या कि जैसे से x बढ़ता जाएगा, इलॉन्गेशन बढ़ता जाएगा, मतलब x बढ़ता जाएगा, एक बार ऐसा समय आएगा कि ये पूरा वैल्यू इसको बैलेंस कर लेगा। और जब बैलेंस करेगा तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम में क्या, kx इजिकल टू ma, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ma/k। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है जो हम पूछ रहे थे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करिए इसको। बोल चुके हैं इसके बारे में कि कुछ नहीं बोले तो फ्रिक्शनलेस है। आ गया होगा। अच्छा, न्यूटन्स लॉ में जो स्ट्रिंग बीच में लगा रहता था दो ब्लॉक के, इस तरीके से फोर्स यहाँ लगाते थे, तो वहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन जो है हम लोग सेम लेते थे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल होता था,
जब ये एक्सटेंसिबल होगा ही नहीं तो वहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये चलेगा उतना इसको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटेंड नहीं करेगा वो स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर तो स्प्रिंग है, ये तो एक्सटेंड और कंप्रेशन दोनों कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो ही, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम आएगा भी नहीं। देख लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन जो है कितना दिया हुआ है 5, और इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। हाँ, एक बात कॉमन ज़रूर है इन दोनों में, यहाँ पर भी टेंशन सभी जगह सेम होता था और यहाँ पर भी टेंशन सभी जगह सेम होगा, ये दोनों में कॉमन है। क्लियर ना? खड़े हुए, क्या पीछे क्या काम था, क्या काम था पीछे? पेन चला रहा क्या जरूरत है? हाँ, कौन चला रहा था? पेन चल गया। कैसे पेन चल गया? ऐसे किए थे चल गया। कैसे ऐसे किए तो चल गए? जादू भूत था? पता नहीं क्या फ़ायदा मिलता है, हमको छत पर से कूदने के लिए मजबूर करते हैं। क्लियर ना? मतलब ये छत, क्लियर ना? क्या फ़ायदा उसमें? अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें अगर अच्छा, इसका अगर हम फोर्स दिखाएं इसके ऊपर, तो 2 kg पर, क्योंकि इलॉन्गेशन तो पक्का होगा, इलॉन्गेशन तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इलॉन्गेशन होगा, तो यहाँ पर टेंशन ऐसे लगेगा, और एक्सेलरेशन हमें पता ही है, तो ये टेंशन आ जाएगा T मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 न्यूटन आ गया। जब इसका FBD बनाएंगे 3 kg का, तो जैसे इसको इधर पुल कर रहा था, इसको अवे फ्रॉम द बॉडी इधर की तरफ पुल करेगा, ऐसे। क्लियर ना? अवे फ्रॉम द बॉडी पुल करेगा ऐसे, वो हो जाएगा इधर की तरफ 19। तो नेट फोर्स इजकल टू एम ए फॉर्मूला होता है, तो 19 माइनस टी इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी का वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ पर, तो 19, अब बाकी नोट कर सकते हैं, अब तो कैलकुलेशन है ये। 19 माइनस 10 इजकल टू 3a, तो a इजकल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इधर उधर इधर उधर क्या हो रहा है? बोल रहे हैं आगे जो है वहीं बैठाएंगे, जो है नीचे टेबल पर नहीं बैठाएंगे, वहाँ ज़्यादा समझ आता है, पता ही नहीं। ध्यान बदमाश होने सब जो है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो बताना पड़ेगा हमें, तो देख लेते हैं। एक बार प्रोसेस बता देते हैं इस टाइप का कैसे सॉल्व करते हैं। और ये बुकलेट का भी क्वेश्चन है जो हम वहाँ पे क्रॉस करवाए थे कि अभी स्प्रिंग पढ़ाया नहीं है, क्लियर ना। तो इसको देख लेते हैं। इसमें जो है कैसे क्या बोल रहा है, एसोलेशन दोनों का पूछ रहा है, ए और बी का एसोलेशन पूछ रहा है। कब? जब ये स्ट्रिंग कट हो जाएगा। ये जैसे स्ट्रिंग कट होगा तो आफ्टर कट द स्ट्रिंग जो डायग्राम बनेगा ये जिस लेवल पर है, क्योंकि ये स्ट्रिंग कट हो जाएगा तो एक तरह से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गया। दोनों के बीच जो स्ट्रिंग लगा था, जो इसके ऊपर भी टेंशन दे रहा था और इसके ऊपर भी टेंशन दे रहा था, स्ट्रिंग इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग टेंशन दे रहा था और इसके ऊपर स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन दे रहा था। तो वो वाला पोर्शन अब समाप्त हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग कट हो चुका है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था जस्ट आफ्टर सम टाइम नहीं, क्वेश्चन में लिखा होगा ये वर्ड जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग। अच्छा, जस्ट आफ्टर का मतलब कितने टाइम बाद? तुरंत, उसी टाइम पर, t इक्वल टू 0 पर। किस पर? t इक्वल टू 0। जस्ट आफ्टर का मतलब यही होगा, मतलब जब से हम उसको देखेंगे, जैसे ही हम उसको स्टडी करेंगे उसी टाइम पर, थोड़ा भी टाइम बीतना नहीं चाहिए। क्लियर ना? तो यहाँ पर होगा क्या, जो स्प्रिंग का इलॉन्गेशन है वो इलॉन्गेशन मेंटेन रहेगा t इक्वल टू 0 पर। ये अलग बात है कि स्ट्रिंग जैसी टेंशन, मतलब स्ट्रिंग कट होगा तुरंत अचानक टेंशन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा, यहाँ का जो टेंशन था वो 0 हो जाएगा t इक्वल टू 0 पर ही। जैसे स्ट्रिंग कट हुआ टेंशन 0, लेकिन स्प्रिंग के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही स्ट्रिंग कट हुआ, ये स्प्रिंग का टेंशन तुरंत 0 नहीं होने वाला या तुरंत बदलने वाला नहीं है। वो t इक्वल टू 0 पर जितने इलॉन्गेशन पर था उतने पर ही रहेगा। ये अलग बात है कि उसके बाद अप या डाउन, वही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, फाइंड द एसोलेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये जो है अप या डाउन मोशन करेगा, वो कुछ देर बाद करेगा, तुरंत तो नहीं करने वाला। क्लियर ना? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, हमें क्या सीखना इसमें है, ऐसा करते हैं कट होने से पहले इसका एफडी बनाते हैं, इसके अंदर टेंशन लाते हैं। कितना टेंशन रहा होगा इसमें, कट होने से पहले कितना टेंशन इसमें रहा होगा। तो अगर दोनों को सिस्टम मान लें तो 4 mg जो है, क्योंकि पूरा इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो 4 mg वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, तो t इक्वल टू 4 mg। क्लियर ना? अच्छा, यहाँ पर जो 4 mg इसके अंदर टेंशन आया है, कट होने के बाद भी जो इसके अंदर टेंशन होगा वो बदलेगा नहीं, वो अभी भी क्या होगा, 4 mg होगा।
बस यही एक नया कॉन्सेप्ट जो हमें बताना था। बाकी एफबीडी बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। एफबीडी बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब क्या होगा देखिए इसमें, इसका एफबीडी बनाएंगे किसका, ए का, तो ए का एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ 4 mg और नीचे की तरफ कितना मास है 3m, तो 3 mg। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब नेट फोर्स आ जाएगा 4 mg माइनस 3 mg, मतलब mg। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा और वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स, नेट फोर्स आया है mg और नेट मास आया है वो 3m। इसका मास 3m है, इसका मास जो है वो 3m है। m से m कैंसिल, g/3 आ गया एक्सेलरेशन। इसका तो फ्री फॉल हो गया ये, क्योंकि स्ट्रिंग कट चुका है। स्ट्रिंग कट हो गया मतलब ये अब किसी से बंधा नहीं हुआ है, सिर्फ mg के द्वारा अट्रैक्ट होगा। ये वाला सिर्फ mg से अट्रैक्ट होगा तो एक्सेलरेशन g आ जाएगा। ये फ्री फॉल करेगा तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है। b में mg नीचे तो एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल कर जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया, ट्राई करिए और आंसर पूरा सही से लाइए। इसमें कॉन्सेप्ट वही होगा। अच्छा मतलब क्वेश्चन तो एवं भी है, तो स्ट्रिंग ही कट होगा। लिख लीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर द कट, जस्ट आफ्टर कट द string. Find acceleration of A and B just after cut the string.
आ गया होगा, देखते हैं। देखिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जो फोर्स लगना चाहिए, जैसे हम बी पर बात करें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो mg नीचे लगेगा और जो स्प्रिंग है वो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। दो ही फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, क्या होगा, दोनों बैलेंस करेंगे। इक्विलिब्रियम में है, रुका है तो बैलेंस करेंगे, तो T = 4 mg। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछता कि T1 क्या होगा, तो T1 ला देते बैलेंस करके, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बैलेंस करेंगे, तो ये दोनों मिल करके इसके बराबर। ये अलग बात है कि अगर पूछा जाता तो ये आंसर आता, फिलहाल पूछा तो नहीं है, उससे मतलब भी नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर सीखना क्या है, जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं वो ये है कि जैसे ही ये स्ट्रिंग कट हो जाएगा तो ये अचानक गायब होगा। जो T1 है टेंशन इन स्ट्रिंग, वो अचानक ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो टेंशन T है वो गायब नहीं होगा, वो अभी भी बना का बना रहेगा। बस इसको देखिए क्या करना है, हमें सिंपली इसको हटा देना है बस। मतलब स्ट्रिंग हट गया, उसका टेंशन भी हट जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ वैसे ही वैसे पड़ा रहेगा। बाकी FBD तो बना ही हुआ है, इक्वेशन बना लीजिए। स्ट्रिंग हटा तो उसका टेंशन भी हट जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगा कहीं पर भी। यही दिमाग में बैठा लीजिए, स्ट्रिंग हटा, हटा मतलब कट हो गया, स्ट्रिंग हटा तो उसका टेंशन भी हटा, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ, बताइए एक्सेलरेशन ऑफ 2m क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ 2m मतलब ये क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये तो ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो, तो नेट फोर्स तो नीचे लग रहा है, दोनों मिल करके 2mg + T डिवाइडेड बाई टोटल मास। इसका टोटल मास कितना होगा 2m। अच्छा टेंशन आया कितना है 4mg, वो बना का बना रहेगा, 2mg + 4mg डिवाइड बाई 2m, 3g आ रहा है क्या, 3g m/s²। क्लियर ना। अब इसमें इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ B वो होगा, अच्छा ये भी 4mg है, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो B का नेट फोर्स 4mg - 4mg 0। मतलब T = 0 पर ये चलेगा ही नहीं, इसके कट होने के बाद, उसके बाद जो होगा वो तो आगे की बात है, नोट कर लीजिए। किसी का ये दोनों आंसर आ गया था मेरे बताने से पहले, आ गया था।